So, in this playlist, we were doing the theory of accountancy of BBA semester 3, and we have completed till chapter number 5. Now, we'll be starting with chapter number 6 theory, which is responsibility accounting and transfer pricing. So, basically, this chapter is about theory and practical also, but practical is little less and theory is more. So, we need to focus it more on the theory part, right? So these are almost 15 to 16 pages theory. So we'll be doing this in 2 or 3 parts. So let's start with the introduction part. So अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता क्या है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, राइट. सो पहले हम इन दोनों टर्म्स का मीनिंग देखेंगे. पहले हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता क्या है, पहले हम इसको लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, देन हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है अकाउंटिंग का जहां पे ईच मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाता है फॉर द पार्ट ऑफ द बिजनेस दे कंट्रोल, राइट. फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है जिसमें मैं क्लोथिंग का बिजनेस करती हूँ. सो वहां पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, राइट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड एटसेट्रा, राइट. सो उसमें क्या करूंगी, जो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो भी प्रोडक्शन का कॉस्ट या जो भी प्रोडक्शन के रिलेटेड चीजें होंगी वो प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. फिर जो सेल्स देखेगा वो सेल्स मैनेजर होगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि ईच मैनेजर यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, रेवेन्यू मैनेजर, जो जो भी मैनेजर्स होते हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने पार्ट ऑफ द बिजनेस के लिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, ठीक है. एज ए सेड मेरा क्लोथिंग बिजनेस है, राइट. मेरी कंपनी है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, राइट. ये है प्रोडक्शन, एचआर, सेल्स, और हम बोल सकते हैं कुछ भी लगा लो, कोई भी डिपार्टमेंट लगा लो, ठीक है. सो अब ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एचआर वाला एचआर के लिए, सेल्स वाला सेल्स के लिए, बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए जो उनके मैनेजर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है जी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यही बोलते हैं कि जो जो डिपार्टमेंट का जो जो हेड है वही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम के लिए. एज सिंपल एज दैट. आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट. अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन. As stated earlier, one of the fundamental functions of the management accounting is facilitating managerial control. जब से हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया है तब से हम यही देख रहे हैं कि जो हमारा मैनेजरियल कंट्रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट. मतलब जो कि हमारे जो मैनेजर्स हैं उनका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए मैनेजमेंट के लिए. बहुत सारे डिवाइसेस यूज किए जाते हैं फॉर परफॉर्मिंग दिस, यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड. हमने शायद पहले इस वर्ड के बारे में कभी ना सुना हो कि ऐसी भी कोई अकाउंटिंग होती है. बट इट बेसिकली मीन्स जो जो भी डिपार्टमेंट का हेड है, जो भी जिसका डिपार्टमेंट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. It has assumed great significance and is rightly described as the modern approach to the managerial control and reporting. ये बहुत ज्यादा मॉडर्न है, ओके. तो अब ये बोलते हैं कि जो मेन जॉब होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो होता है मैनेजर्स को हेल्प करना, राइट, एंड कंट्रोल देयर बिजनेस एक्टिविटीज. यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसका मेन फोकस क्या है, मैनेजर्स को हेल्प करना, ठीक है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो मैनेजर्स को हेल्प करता है किसमें, बिजनेस एक्टिविटीज में. जो मैनेजर्स हैं वो बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक ऐसा टूल है जो कि बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करता है. सो दे आर सेइंग कि हम जो मैनेजर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक टूल है विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है जी. तो ये भी इनडायरेक्टली किसके लिए हेल्प होता है, मैनेजर्स की हेल्प करने के लिए, यानी कि बिजनेस को संभालने के लिए. इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मॉडर्न अप्रोच. ये मॉडर्न अप्रोच की तरह काम करता है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ we can say that the system of costing like standard costing and budgetary control are useful
टू द मैनेजमेंट फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। अब जो कुछ जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया या हमारा बजटरी कंट्रोल हो गया, ये सारी चीजें कॉस्ट को देखने के लिए काम में आती है, यानी कि हमारी कॉस्ट लिमिट में रहे। अगर मेरा बिजनेस का ब्रांड है, बिजनेस का मेरा शोरूम है, तो मैं उस चीज को अपने कंट्रोल में, अपने एक कपड़े की कॉस्ट को कंट्रोल में लाने के लिए मैं ये सारी चीजें यूज करती हूँ। इन दो सिस्टम द एम्फेसाइसिस इज ऑन द डिवाइस कंट्रोल एंड नॉट द हु यूजेस डिवाइस। तो उसमें क्या होता है, डिवाइस कंट्रोल, यानी कि हमारा कॉस्ट हमने कंट्रोल करने होते हैं, उसमें कोई पर्सन को कंट्रोल नहीं करना होता। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ये इसमें छोटा सा पार्ट है कॉस्ट का, ठीक है, पार्ट है कॉस्ट का। अब ये होता है दो चीजों से सॉल्व, जो कि था बजटरी कंट्रोल, ठीक है, एंड सेकंड कौन सा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से होता है। बट क्या ये दोनों चीजें ह्यूमन है? नो, ये एक तरीके हैं। इन तरीकों को कौन यूज करेगा? इन तरीकों को यूज करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो पर्सन कॉस्ट को हैंडल करेगा, ठीक है। बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्ट एक तरीका है, बट उसको कौन करेगा? कॉस्ट डिपार्टमेंट का हेड, जिसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इट इज वेरी इजी, राइट। द पर्सन्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब अगर ये दोनों सिस्टम्स हैं तो ऑब्वियसली ब्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इस बंदे की, ठीक है, जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कर रहा है कॉस्ट के लिए। तो प्रॉपर अथॉरिटी दी जाएगी उस पर्सन को टू कीप अप देयर परफॉर्मेंस। प्रॉपर अथॉरिटी से वो बंदा सारे काम करेगा। In case the performance is not according to the predetermined standards, then the person who is assigned the duty will be personally responsible for it. अगर सपोज बीइंग अ मॉनिटर आपको क्लास का कोई काम दिया जाता है, तो अगर आप उस काम को नहीं करते तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। सेम एज अगर मेरा बिजनेस है एंड मैं कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करवाती हूँ किसी बंदे से, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कॉस्ट कंट्रोल में नहीं होगी तो मैं उस बंदे को पकड़ूंगी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है द मैनेजर ऑफ अ डिपार्टमेंट। कोई भी एक डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो उसके मैनेजर है। ये कॉस्ट बजट बनाते हैं अपने डिपार्टमेंट का। अब देन ही विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बजट अंडर कंट्रोल। अब बजट को कंट्रोल में रखना है तो वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस मैनेजर की। A will be supplied with the full information of the cost incurred by his department. In the case costs are more and the budget costed, then A will try to find out the reason and take corrective measures. अब फॉर एग्जाम्पल मेरी एज अ मॉनिटर ड्यूटी थी कि मेरे को बच्चों को सबको चुप करके बिठाना है और चुप करके लाइन से ग्राउंड में लेके जाना है। अब उसमें से एक बच्चा पता नहीं कहाँ पे चल गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उस मॉनिटर की, सेम एज उस मैनेजर की, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। The emphasis in this definition is setting the objective of responsibility centers and then recording the actual performance so that the person in charge of the various activities is able to assess their performance. अब फॉर एग्जाम्पल एज अ मैनेजर, ठीक है, मेरा प्रोडक्शन का सपोज डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैं टी शर्ट्स को प्रोड्यूस करती हूँ। अब मेरा कॉस्ट था कि मेरे को बनानी थी एक टी शर्ट सिर्फ ₹5 में, चलो 50 ले लेते हैं, ठीक है, 50 रुपीज पे मेरे को कॉस्ट में बनानी थी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करती हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में। अब मेरी कॉस्ट बाय चांस होगी 60 रुपीज, तो कौन मेरे को आके पकड़ेगा? मेरे को कौन पकड़ेगा? ऑब्वियसली मेरे को ही पकड़ेंगे ना, जो हेड है वो ऑब्वियसली मेरे को पकड़ेंगे। अब वो इस मेथड को तो पकड़ेंगे नहीं, लाओ बीज लाओ, ये मेथड लेके आओ, ये मेथड गलत है। उस मेथड को किसी ना किसी ने तो किया होगा ना, तो उस बंदे को लेके जाएंगे, तो वो जो पर्सन होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करेगा। फाइन। So according to this definition, responsibility accounting is used as the controlling device by the top of the management for controlling the performance of other executives. एक हेड है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, ठीक है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट।
ये जो सारे बंदे होंगे ये करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये प्रोडक्शन के लिए, ये एचआर के लिए, ये सेल्स के लिए। ठीक है जी। और अगर इनमें से किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नहीं की तो ये बंदा आके इसको पकड़ लेगा और इसको निकाल देगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसकी मेन अटेंशन होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पे। जो मैनेजर्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, कंट्रोल करते हैं चीजों को, उस पर इनका ध्यान होता है। Information about the cost incurred for the different activities is supplied to the person in charges in various centers. So basically वो बोल रहे हैं कि बेसिकली इस चीज का पॉइंट क्या है, दैट कोई भी स्कूल में टीचर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगर बच्चे का खराब रिजल्ट आया तो टीचर रिस्पॉन्सिबल होगी और चेक करेगी कि क्या गलती थी क्या नहीं। सेम एज अगर किसी भी चीज में, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, सेम एज अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में कोई भी चीज खराब होती है तो वो ड्यूटी होगी हमारे मैनेजर्स की। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग जो वो आपको बताना चाहते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिंपली मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, दैट इट इज अ सिस्टम जहां पे ईच मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। जो उनका काम है अगर वो पूरा नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये एक सिस्टम होता है। ठीक है जी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस सिस्टम में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के सिस्टम में क्या होता है कि हर एक जो मैनेजर होता है, अगर उसने काम सही से नहीं किया तो वो उसको आके पकड़ लेंगे कि आपका काम अच्छे से क्यों नहीं हुआ, जो हेड्स है, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर मेरा एक सामान प्रोड्यूस होना था 50 रुपीज का और वो 60 रुपीज का हो गया तो प्रोडक्शन मैनेजर को आके पकड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, so the next part is the fundamental aspects or the essential features of responsibility accounting. अब इसमें क्या है, अब वो बोल रहे हैं कि मेन आइडिया इस टॉपिक का क्या है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, so the main idea of the like the topic is कि फीचर्स क्या है। ठीक है, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स यानी कि फीचर्स पूछ रहे हैं इनमें। ठीक है जी। तो अब इसमें हमने फीचर्स बताने हैं। पहला आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट और कॉस्ट एंड रेवेन्यू। एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हैज इनपुट्स, कॉस्ट, रिसोर्सेज एंड आउटपुट, सेल्स एंड सर्विसेज रेवेन्यू। अब हम इनमें इनपुट्स किसको बोल रहे हैं और आउटपुट्स किसको बोल रहे हैं। इनपुट जैसे कि कॉस्ट हो गया या हमारे जो रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, और आउटपुट जैसे कि सेल्स। ठीक है, सेल्स हम बोल सकते हैं या हमारी सर्विसेज बोल सकते हैं। अब जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम इनपुट क्या लगाते हैं, अपने रिसोर्सेज, अपना सामान, अपनी चीजें, जो भी हम रॉ मटेरियल वगैरह लेके आते हैं या हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट आर द इनपुट्स। एंड आउटपुट्स क्या होते हैं, इसमें आउटपुट्स होते हैं जो भी हमारी सेल्स निकल के आती है, जो भी हमारा रेवेन्यू निकल के आता है, वो हमें बाद में मिलता है, दैट इज आउटपुट। तो इसी का नाम क्या हो गया, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है वो दोनों पे फोकस करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमने सिर्फ अकाउंटिंग को नहीं देखना, हमने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को देखना है। अब फर्स्ट वाला पॉइंट कैसे रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल आता है, कोई भी रिसोर्सेज आते हैं, कहीं से भी पैसा आता है, तो वो हमें अपने बिजनेस में लगाना है। और आउटपुट यानी कि कोई भी हमें सामान, गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, सेल्स करनी है, सर्विसेज देनी है, वो सारी आउटपुट्स। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे पे होती है। सो दैट इज वाई ये किसका फीचर है, इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि अगर हम कुछ कॉस्ट या रिसोर्सेज लगाएंगे उससे हमें सेल्स मिलेगा, ये भी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीजों को देखना। सो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सेकेंड आ जाता है प्लान एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन और यूज ऑफ बजटिंग। इसमें वो बोल रहे हैं कि जो मैनेजर्स हैं
ठीक है, अब इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बजट बनाने की। अब जो मैनेजर्स हैं वो बजट बनाते हैं, ठीक है, अपना, यानी कि हमारा भी एक बजट होता है कि हमने कैसी कैसी चीजें करनी है, हमारा भी एक बजट होता है, तो वो एक बजट बनाते हैं। फिर सपोज मैंने बजट बनाया कि मेरा जो इस मंथ की यानी कि 30 डेज की जो मेरी कॉस्ट लगेगी, वो मेरी कॉस्ट लगेगी सपोज 10,000। ठीक है, अब ये मैंने एक बजट बना लिया, बट आफ्टर 30 डेज मैंने देखा कि जो मेरी कॉस्ट है, जो मेरी लगी है, जो मेरा पैसे लगे वो लगे 20,000। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ये भी किसी बंदे की थी, राइट। तो वो क्या करेगा, पहले जो एक्चुअल में उसने बजट बनाया था, सॉरी, जो प्लान उसने बजट किया था एंड जो एक्चुअल बजट, ये प्लान बजट और ये एक्चुअल बजट जो आया है, इन चीजों को कंपेयर करना, ये भी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ओके, तो इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, वो डिवाइड किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में। जैसे एक हो गया कॉस्ट सेंटर, दूसरा हो गया प्रॉफिट सेंटर, तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट सेंटर, ऐसे कुछ सेंटर्स बनाए जाते हैं। कॉस्ट सेंटर, नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें कॉस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाएगी, यानी कि हमारा जितना भी पैसा हमारे बिजनेस में लग रहा है वो देखा जाएगा। प्रॉफिट सेंटर, इसमें कॉस्ट भी देखी जाएगी, यानी कि हमारी कितनी कॉस्ट लगी है और फिर बाद में हमारी रेवेन्यू कितनी हो रही है, उससे हमें प्रॉफिट पता चलेगा ना। हम ऐसे तो नहीं ना बता सकते अपनी सेल से प्रॉफिट, पहले हम अपनी कॉस्ट देखेंगे, फिर हम अपना रेवेन्यू देखेंगे, फिर उससे हमें प्रॉफिट पता चलेगा। ये हो गया प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे आ जाता है इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इन्वेस्टमेंट सेंटर, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हम बंदे ने क्या इन्वेस्टमेंट लगानी है, कौन से डिसीजंस उसने लेने हैं, कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना उसको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बिजनेस में, ये भी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। अगला आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ओके, सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होते हैं, ये डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे, ठीक है, जिसमें क्लियरली डिफाइन होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने देखा होगा एक ऐसे करके, हमने है ना बिजनेस में पढ़ा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, है ना। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज सब मेंशन्ड है, क्लियरली डिफाइंड है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबकी उसके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टॉप वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होगी, उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर्स की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर्स की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो एक इनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट इज असाइनिंग कॉस्ट टू इंडिविजुअल्स, लिमिटिंग देयर एफर्ट्स टू कंट्रोलेबल कॉस्ट, यानी कि इस पे मैनेजर्स शुड ओनली हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट दे कैन कंट्रोल। अब कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। दो चीजें होती है, एक होती है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, एक होती है कंट्रोलेबल कॉस्ट। अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट द कंट्रोलेबल कॉस्ट वो वाली होती है जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, राइट। तो अगर सपोज एक चीज थी जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है, अब सपोज नेचुरल कैलेमिटी आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से अगर मेरे सामान का प्राइस बढ़ता है तो उसमें मेरा कोई हाथ है ही नहीं, दैट इज अनकंट्रोलेबल। बट जो मेरे कंट्रोल में है, दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। एंड अगर जो चीज मेरे हाथ में है, ऑब्वियसली मेरे को उसी में पकड़ेंगे। अगर कुछ चीज है जो मेरे हाथ, अगर सपोज अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग द बिजनेस ऑफ वीट, मैं वीट बेचती हूँ। अब सपोज अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक से सारी जो लैंड है वो खराब होगी, वीट के प्राइस बढ़ गए, तो क्या अब उसमें मेरा कोई हाथ है, क्या उसकी कॉस्ट मेरे हाथ में नहीं है, नहीं, दैट इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, तो मेरे को कोई भी आके नहीं पकड़ सकता। बट अगर कुछ चीज मेरे कंट्रोल में है, फिर भी मैं गलत चीजें कर रही हूं, तो दैट इज वो मेरे को आके पकड़ सकते हैं, दैट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। तो मैनेजर सिर्फ उसी चीज के लिए पकड़ा जाएगा जो उसके हाथ में होगी। सो असाइनिंग कॉस्ट टू इंडिविजुअल्स, लिमिटिंग देयर एफर्ट्स टू कंट्रोलेबल कॉस्ट, जो भी कंट्रोलेबल होगा वो उसी के लिए पकड़ेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें बोल रहे हैं व्हेन वन डिपार्टमेंट सप्लाइज गुड्स टू अनदर विद द सेम कंपनी, द ट्रांसफर प्राइस मस्ट बी फिक्स्ड। ओके, दिस ensures fairness and helps in measuring each sector's performance.
अब सपोज एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी में दो डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल असेंबली डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जो प्राइस, जो सामान मेरे को यहां मिला है वही सामान मेरे को यहां पे मिलना चाहिए। अगर सामान ही गलत हो गया, अगर सामान के पैसे ही अलग अलग लगे, तो ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट कंट्रोल में नहीं रहेगा। सो दे आर सेइंग कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स को गुड्स देता है तो ट्रांसफर प्राइस हमेशा सेम होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। रेगुलर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड कंपेयरिंग बजटेड वर्सेस एक्चुअल। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब जब हमने कोई चीज प्लान की होती है एंड वो एक्चुअल में जाके जब वो चीज होती है, तो अब हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, प्लान किया हुआ और एक्चुअल में हुआ हुआ वो चीज। इनका जब हम कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास एक रिपोर्ट आती है उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। यानी कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, जैसे हमने सोचा वैसी थी या नहीं थी, दैट इज परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंकरेज इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजर्स इन द बजटिंग। अब पार्टिसिपेटिव, नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज में पार्टिसिपेट होना यानी कि इन्वॉल्व होना। तो जब हमारे जो मैनेजर्स हैं या जब हमारी जो मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व करेंगी हमारी प्लानिंग में, बजटिंग में, बहुत सारे जो कुछ डिसीजंस लेने होते हैं उनमें, जब इन्वॉल्वमेंट होगी तभी हमारा जो कंपनी है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सो ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है डज नॉट इंटरफेयर इन स्मॉल मैटर्स। यानी कि जो ये हायरार्की है, टॉप, मिडल, लोअर। अब जो टॉप वाले हैं वो कभी भी लोअर वाले में ध्यान इतना नहीं देंगे, क्योंकि लोअर वाले जो पंगे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब सपोज एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें सबसे ऊपर डायरेक्टर्स बैठे हैं, ठीक है, और सबसे जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं वो है वर्कर्स। अब वर्कर्स के बीच में कोई भी 5-10 रुपए की कोई लड़ाई होगी, ठीक है, कि उसने बोला कि तूने 5 रुपए ज्यादा खर्चे, तूने 10 रुपए ज्यादा खर्चे, तो डायरेक्टर कभी भी उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। सो दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो टॉप लेवल की होती है चीजें, जो टॉप लेवल के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम से ध्यान देते हैं। सो इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सेप्शनल होगी, यानी कि इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होगी। नेक्स्ट इज अ ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के सिर्फ एक नंबर्स के बारे में नहीं है। जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तब हम यही सोचते हैं कि अकाउंटिंग इज जस्ट फॉर नंबर्स, ठीक है, अकाउंटिंग में हम सिर्फ नंबर्स यानी कि कैलकुलेशन देखते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ अ पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ अ ग्रुप, तो वो सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं, वो लोगों के बारे में है, दैट इज फॉर पीपल। सो ह्यूमन एस्पेक्ट में है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, दैट इज फॉर पीपल, दैट इज नॉट जस्ट नंबर। चाहे उसके आगे एक अकाउंटिंग वर्ड लिखा है बट स्टिल दैट्स ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल एक जो मैनेजर है उसको मोटिवेट करना, ठीक है, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन एस्पेक्ट है, वो एक पर्सन है, वो नंबर में कैलकुलेट नहीं हो सकता। नंबर में बाकी पूरी अकाउंटिंग हो सकती है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। सो ये थे कुछ फीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। पहला था इनपुट एंड आउटपुट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमने कॉस्ट लगाया है, जो उसका हमें जो आउटपुट है वो भी अच्छा आना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लान वर्सेस एक्चुअल, यानी कि जो हमने प्लान किया है वो एक्चुअल में उतर के आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इसके डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक जो अथॉरिटीज है वो मेंशन्ड होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट, जो भी चीज हमारे हाथ में होती है हम सिर्फ उसी के लिए जिम्मेवार होते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई गुड्स ट्रांसफर हो रहे तो उनकी प्राइसिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, कोई भी परफॉर्मेंस है उसकी जो रिपोर्ट है, क्या हमने सोचा था वो हम अचीव कर पाए, उसकी रिपोर्टिंग सारी जाती है, फिर वो रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाता है किसी भी पर्सन को। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, किसी भी चीजों में इन्वॉल्व होना, चाहे वो प्लानिंग हो, बजटिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी।
सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जो टॉप टॉप डायरेक्टर्स हैं वो छोटी छोटी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी कि जो इसमें पीपल हैं, जो लोग हैं, वो इतना ज्यादा वो सबसे ज्यादा लाइक जो मायने रखते हैं। इसमें नंबर्स की गेम नहीं होती इस अकाउंटिंग में। इस अकाउंटिंग में ह्यूमंस की सारी चीजें होती हैं। सो दीज वर द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब ये सारा डिटेल सब कुछ बताया गया, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीजें, ये हो गया इनपुट्स। आउटपुट्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल रेवेन्यू या हमारी जो सेल्स होगी, ये सारी चीजें। प्लान वर्सेस एक्चुअल, यानी कि प्लानिंग क्या हमने की थी, एक्चुअल में क्या निकल के आया है, तो फिर उसके हिसाब से हम चीजें रिस्पॉन्सिबल करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ओके, इसमें यू कैन जस्ट रीड इट, बट इसमें बहुत ज्यादा ना ओवर चीजें लिखी हुई हैं। सो आपको जस्ट जितना मैंने समझाया आपने बस उतना ही लिखना है, बिकॉज इतना तो किसी को याद भी नहीं रहेगा, राइट, वर्ड टू वर्ड। तो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाना था, वो मैंने समझा दिया हर एक उसका। तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट, या राइट, ये मैंने करवाया था आपको, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है। ऊपर जस्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है, वो आप पढ़ लेंगे। फिर जो लाइक जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था टॉप, मिडल और लोअर का, ये वो आ गया, ठीक है जी। ये आगे हमारे टॉप वाले, ये आगे मिडल वाले, ठीक है, ये भी मैनेजर्स मिडल वाले, ठीक है, ये भी मिडल वाले, ठीक है। और फिर आगे हमारे नीचे ये वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स, ये हो गए या ये हो गए, ये हमारे आगे लोअर लेवल वाले, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैंने आपको ये बताया था टॉप मिडल लोअर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर हमने देखा था कंट्रोलेबल कॉस्ट का, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। इसमें परफॉर्मेंस ऐसे ये होते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसमें हम सारी रिपोर्ट दिए जाते हैं, ठीक है। कितना बजट हमने बनाया था, अभी कितना एक्चुअल है और कितना डिफरेंस आया बीच में, जो मैंने आपको बताया था प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल, ठीक है। जो भी फिर फर्क आएगा फिर उसमें किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएगी। पार्टिसिपेटिव, जिसमें जो हमने कहा था कि सभी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है जी। ये मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर जो लोअर वाला है वो टॉप या मिडल वाली चीजों में पार्टिसिपेट करे तो ऑब्वियसली मोटिवेशन आएगी। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है जी। ओके, लास्ट आ गया ह्यूमन एस्पेक्ट, ठीक है जी। तो ये हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। ओके, so the next part is response steps involved in the responsibility accounting center. अब ये क्या टॉपिक है? ओके, अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में होते हैं, ठीक है। अब इनका एम क्या है, पहली चीज हमने ये देखनी है, इनका एम क्या है। हेल्प मैनेजमेंट अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हेल्प मैनेजमेंट अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की क्यों जाती है? सो दैट अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसे हमारा एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो रहा है, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है, ओके राइट। तो अब इसमें स्टेप्स कौन से हैं, ठीक है जी। पहला तो है डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ठीक है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का एक टॉपिक आएगा जिसमें ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। इसमें हमने कॉस्ट का देखा था, प्रॉफिट का देखा था, इन्वेस्टमेंट का देखा था, हमने बेसिक जो थी वो हमने पढ़ी थी, बट आगे हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। बट फॉर नाउ हम देख रहे हैं स्टेप्स। तो स्टेप्स क्या होते हैं, पहले जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में डिवाइड किया जाएगा, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है। लेट मी मेक यू दिस क्लियर, ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई थी ना,
दिस वन। अब ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट, ये एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में, ठीक है जी। तो उसमें भी सेम यही चीज बोल रहे हैं। ओके, सो वो बोल रहे हैं कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवाइड किया जाएगा वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में। पहला जिसमें होगा कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। हमने बेसिकली ये चार देखने हैं। Each responsibility center is put under the charge of responsibility managers. The managers are responsible for the performance of the department. अब फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट के लिए, अगर कॉस्ट ज्यादा आई तो उस बंदे को पकड़ा जाएगा। अगर रेवेन्यू कम आया तो फिर उस बंदे को पकड़ा जाएगा। अगर प्रॉफिट कम आया, ठीक है, अगर प्रॉफिट कम आया तो वो बंदे को पकड़ा जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट का कुछ इशू हुआ तो फिर किसी बंदे को पकड़ा जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम एक स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं तो हम टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। सेम एज यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। और अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अच्छे से पूरी तो हम उन बंदों को जाके पकड़ते हैं। द टारगेट्स ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर सेट इन। अब टारगेट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, वो डिसाइडेड होते हैं कंसल्टेशन विद द मैनेजर। अब इनका एक ऊपर मैनेजर होगा, ठीक है, इनको भी कोई सुपरवाइज करने के लिए होगा सबको, ठीक है। अब जो एक मैनेजर है उसकी कंसल्टेशन में इनके टारगेट्स बनाए जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक जो प्रिंसिपल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम में टीचर्स को उनके वो असाइन कर देता है काम, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी टारगेट सेट होते हैं। फिर क्या होगा, जब टारगेट सेट हो जाएंगे, रिकॉर्ड एंड कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द टारगेट्स। अब सपोज बीइंग लाइक है ना, सपोज मैं हूं कॉस्ट वाले की, कॉस्ट सेंटर की मैं पर्सन हूँ, मैनेजर हूँ, ठीक है, हेड हूँ। तो अब क्या हुआ कि अब जो मेरे एक कपड़े की कॉस्ट 50 रुपीज आनी थी वो मेरी आ गई 70 रुपीज। अब मेरा टारगेट ये था पर अचीव मेरे पास ये हुआ, यानी कि 20 रुपीज कॉस्ट हमारी जो है वो ज्यादा आई, यानी कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो अब इसमें गलती किसकी, इसमें गलती इस बंदे की। तो जब हम इस चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, टारगेटेड वर्सेस एक्चुअल, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उस चीजों में तब जब कोई चेंजेस आ रहे हैं, जब कोई डेविएशन आ रही हैं, जब कुछ कमियां आ रही हैं तो मैं उस बंदे को पकड़ूंगी। फिर ये प्रोसेस होता है। फिर जो फोर्थ वाला होता है इसमें क्या होता है, रिपोर्ट डिफरेंसेस टू द टॉप मैनेजमेंट। अब मेरा कितना डिफरेंस आया, 20 रुपीज का, ठीक है। अब 20 रुपीज कॉस्ट मेरी ज्यादा है। अब डायरेक्ट किधर जाएगा, ये मैनेजर के पास, ठीक है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो कम आ रही है, ठीक है, अब मेरी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब आ रही है, कम मीन्स खराब आना, होना मेरा 50 रुपीज चाहिए था कॉस्ट, हो मेरी 70 रही है, मेरा तो कितना फर्क पड़ जाएगा। अब सपोज मैं 100 पीसीज भी बनाऊं तो अगर मैं ये देखूं तो ये मेरा कॉस्ट पड़ रहा है 5,000 का। अगर मैं 70 के हिसाब से देखूं तो मेरा कॉस्ट पड़ रहा है 7,000 का, यानी कि 2,000 का मेरा सीधा सीधा हो गया। और अभी 100 यूनिट्स तो हम प्रोड्यूस करते नहीं, हम तो बहुत सारी कंपनी में यानी कि बिजनेस में प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा कितने हजारों लाखों का नुकसान हो जाएगा। अगर हम लार्जर पिक्चर पे देखें, अभी तो सिर्फ हमें 20 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो हम ये भी छोड़ देते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 50 रुपए मैंने बनाए, 1 2 3 4 5। अब सपोज मैंने 1 लाख पीस बनवाने हैं, ठीक है, मेरे को बहुत बड़ा ऑर्डर है। जहां पे मेरी जो कॉस्ट लगनी थी वो 50 लाख लगनी थी, वहीं पे मेरी कॉस्ट 70 लाख लग रही है, तो मेरे को तो सीधा सीधा 20 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो अब ये तो बहुत बड़ा इशू है। अब ये जाएगा टॉप वालों के पास, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, यहाँ पे जाएगा ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। फिर इसके बाद टाइमली एक्शन लिया जाएगा क्योंकि ये इशू बहुत बड़ा है एंड टाइमली इस पे एक्शन लेना जरूरी है। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो हमें जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के लिए। लास्ट में उन्होंने बोला है कि इसका पर्पस क्या है। ये स्टेप्स जितने भी हमने पढ़े 5 स्टेप्स, ये इंश्योर करते हैं कि जो बिजनेस है
वो एफिशिएंटली सारा काम करे। एफिशिएंटली सारा बिजनेस जो है वो हमारा अच्छे से काम करे। सो आई होप दीज स्टेप्स आर क्लियर टू यू। स्टेप कौन कौन से? पहला तो डिवाइड करना वेरियस पार्ट्स में, देन टारगेट सेट करना, टारगेट्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना, देन अगर कुछ खराबी है तो वो टॉप लेवल पे भेजना एंड टाइमली एक्शन लेना। सो ये थे हमारे सारे स्टेप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। सो फॉर दिस वीडियो ओनली आज हम इतना ही करेंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए। पहला हमने देखा स्टेप्स इन्वॉल्व, उसके ऊपर हमने देखा फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसकी सारी हमने इसको समझा। देन हमने देखे ये जो इनकी डेफिनेशंस थी, इसके इंट्रोडक्शन देखे, राइट। सो टुडे वी हैव डन ऑलमोस्ट वी कैन से हमारा ऑलमोस्ट कितना हो गया, या हमारा ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर इज डन। सो नेक्स्ट क्लास में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पढ़ेंगे। ये वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं जिसमें मैंने आपको ये कुछ कुछ बेसिक बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे एंड फिर मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वील कंप्लीट दिस चैप्टर। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।